हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स। प्रीवियस क्लास में हम बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है, उन सब को अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहली बात कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक है। जो उत्प्रेरक करता क्या है, उत्प्रेरण का काम करता है। ठीक है। उत्प्रेरण कैसे कि जो भी रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करे, मतलब इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला कौन होता है, एंजाइम होता है। तो अपन बात करें कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस मतलब उत्प्रेरण। तो ये कैटेलाइसिस को कौन इंड्यूस करता है, कैटेलिस्ट करता है। और कैटेलिस्ट क्या है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब अपन बात करें कि एंजाइम जो है क्या अभिक्रिया में कंज्यूम होता है, नहीं। ये एंजाइम जो होता है अभिक्रिया में कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है। और ना ही ये एल्टर्ड होता है, ना तो इसकी स्ट्रक्चर में भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं होगा कि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ज़रूर होगा। रिएक्शन जो भी हो रही है उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद एंजाइम वापस अलग हो जाएगा। ठीक है। एंजाइम जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो एंजाइम का डेफिनेशन क्या है कि इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि एंजाइम की खोज किसने की थी। तो एंजाइम डिस्कवर्ड बाय द बुकनर। किसने डिस्कवर किया, बुकनर ने। कहाँ से किया, यीस्ट सेल से। यीस्ट सेल से। नाम क्या दिया, जाइमेज। तो एंजाइम की खोज किसने की, बुकनर ने की। कौन सी सेल से, यीस्ट सेल से। और नाम दिया जाइमेज। ठीक है। तो फर्स्ट जो नाम दिया वो कौन सा था, जाइमेज था। एंजाइम जो टर्म है, एंजाइम टर्म है, वो नाम किसने दिया, कुहने नामक एक साइंटिस्ट था। उसने उस एंजाइम जो भी ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसका नाम एंजाइम रखा। अब अपन बात करें कि फर्स्ट टाइम प्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम किसके द्वारा किया गया, बाय द सुमनर। सुमनर जो साइंटिस्ट है उसने एंजाइम का प्योर क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट टाइम किया था। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सुमनर प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम यूरिएज। तो जो सुमनर साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट टाइम प्योर क्रिस्टलाइजेशन किया एंजाइम का। वो कौन सा एंजाइम था, वो यूरिएज एंजाइम था। ठीक है। प्रोटीनेस नेचर ऑफ एंजाइम विच वाज कन्फर्म्ड बाय नॉर्थरॉप एंड सुमनर इन एंजाइम्स लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। कि प्रोटीन जो नेचर है एंजाइम की, एंजाइम की प्रोटीन नेचर किसने बताई थी, नॉर्थरॉप एंड सुमनर ने। नॉर्थरॉप एंड सुमनर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एंजाइम की प्रॉपर्टी कैसी होती है, प्रोटीन नेचर की होती है। मतलब एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जैसे लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। ट्रिप्सिन भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है। ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड अप बाय प्रोटीन विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब जैविक उत्प्रेरक है जो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। और किस में हेल्प करता है कि जो रिएक्शन हो रही है
उसकी रेट को इंक्रीज करना, मतलब फास्ट करवाना उस रिएक्शन को, वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। तो एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो प्रोटीन से मिलके बना होता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ए सबस्टांस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है बॉडी की, वो ऐसा प्रोटीन सबस्टांस रिलीज करती है जो कैटलिस्ट का काम करता है और रिएक्शन जो है बॉडी में हो रही है बायोकेमिकल रिएक्शन, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की, कि एंजाइम है उसकी क्या क्या गुण होते हैं। बात करें अपन फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, तो जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस नेचर विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। राइबोजाइम जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो एंजाइम्स आर द मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज लार्ज साइज ऑफ एंजाइम प्रोवाइडिंग ऑफ द मोर सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मतलब बड़ा, साइज में बड़ा, मैक्रो बायोमोलिक्यूल है मतलब बड़ा जैविक अणु है। क्यों बोला बड़ा? क्योंकि उसका मोलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, साइज में लार्ज होता है, और सरफेस एरिया जो होता है एंजाइम का वो ज़्यादा होता है। मोर सरफेस एरिया रहेगा तो जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब क्रियाकारक, वो सबस्ट्रेट के लिए अटैचमेंट साइड ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा। कौन? एंजाइम। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो एंजाइम मोर सरफेस एरिया होगा तो सबस्ट्रेट को ज़्यादा ले पाएगा। तो एंजाइम जो है क्या करता है, ये रहा सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, तो क्या बनेगा? ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद में रिएक्शन होगी तो ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम वापस अलग हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, तो एंजाइम्स आर कोलोइडल इन नेचर। एंजाइम का नेचर और कैसा होता है? कोलोइडल नेचर में होता है। एंजाइम्स आर हाई मोलिक्यूलर वेट, जो उसका अणुभार है वो कितना होता है? ज़्यादा होता है एंजाइम्स का, क्योंकि एंजाइम क्या है? मैक्रो मोलिक्यूल है। एंजाइम शो द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विद एक्सेप्शन ऑफ आइसो एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब प्रोटीन का जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, 4 प्रकार की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन ने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। तो एंजाइम है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर शो करते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। बट आइसो एंजाइम जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर शो क्यों करता है? क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है अगर एंजाइम की, तो वो एंजाइम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो एंजाइम की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। बट आइसो एंजाइम की कैसी होती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। एंजाइम इज़ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बोला? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के, और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एंजाइम क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एंजाइम एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन।
मतलब एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है? त्वरित करना। त्वरित करना मतलब अभिक्रिया की दर को त्वरित कर देगा, बढ़ेगी फिर बढ़ेगी और बढ़ेगी, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। मतलब एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दियर पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक होती है। बात करते हैं पीएच। जो एंजाइम है जिस पीएच पर काम करेगा वो नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 6 से 8 होती है। कितनी होती है? 6 से 8 होती है। इस 6 से 8 ये नॉर्मल पीएच है, इस पीएच पर एंजाइम अच्छे से काम करेगा, मतलब इस पीएच पे एंजाइम एक्टिवेट रहेगा। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करें तो पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो कौन सी पीएच पे काम करेगा? 2.5 पीएच पे काम करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम के लिए वर्क करने के लिए एप्रोप्रिएट पीएच कितनी होती है? 4 से 5। और बात करें अपन रूबिस्को, पेपकेज एंड ट्रिप्सिन। रूबिस्को, पेपकेज एंड ट्रिप्सिन, इनके लिए एप्रोप्रिएट सूटेबल पीएच कितनी होती है वर्क करने के लिए? 8.5 पीएच होती है। ठीक है, तो नॉर्मली एंजाइम कितनी पीएच पे काम करते हैं? 6 से 8 पीएच पे काम करते हैं। बट कुछ एंजाइम के लिए स्पेसिफिक पीएच होती है, जैसे पेप्सिन के लिए 2.5, हाइड्रोलेज के लिए 4 से 5, रूबिस्को, पेपकेज एंड ट्रिप्सिन इन तीनों के लिए 8.5 पीएच होती है। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर से एंजाइम कैसे इफेक्टिव होते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कि एंजाइम को एक्टिवेट रहने के लिए नॉर्मल जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है वो है 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर एंजाइम अच्छे से वर्क करता है। अब एंजाइम अगर टेम्परेचर इससे कम कर दें, 20 से कम कर दें, तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, मतलब एंजाइम इनएक्टिवेट रहेगा। लो टेम्परेचर पर, मतलब लो टेम्परेचर मतलब कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो रहा है तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, मतलब एंजाइम कैसा रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। अब टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दें तो एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है और प्रोटीन क्या हो जाएगी? डीनेचर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डीनेचर्ड, मतलब विकृत हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तो एंजाइम काम नहीं करेगा, मतलब इनएक्टिवेट रहेगा। और अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दें तो एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा, मतलब एंजाइम हाई टेम्परेचर पर टूट जाता है। ये था टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रति भी स्पेसिफिक होते हैं कि कुछ एंजाइम होते हैं कि उसके लिए अगर जो क्रियाकारक आएगा उसके लिए वही एंजाइम काम करेगा। जैसे सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये कौन से सबस्ट्रेट पे काम करता है? सक्सिनिक एसिड पे काम करेगा। सक्सिनिक एसिड पे काम करेगा, मतलब सक्सिनिक एसिड अगर क्रियाकारक है तो एंजाइम कौन सा रहेगा? सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, बात करते हैं अपन पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज। पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, तो ये कौन से सबस्ट्रेट पे काम करेगा? कौन से क्रियाकारक पे काम करेगा? वो है पाइरूविक एसिड। अब मैं बात करूं क्या सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज पाइरूविक एसिड पे काम कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, और पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज पाइरूविक एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एंजाइम
टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एंजाइम, एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम मतलब ओनली प्रोटीन से मिलके बने होंगे। सिंपल एंजाइम जो होते हैं ओनली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सिंपल एंजाइम मेड अप ओनली प्रोटीन, लाइक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या है, सिंपल एंजाइम है। इनको किसी के हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। सेकंड जो है स्ट्रक्चर में बात करें तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि सिंपल एंजाइम जो प्रोटीन है वो तो है ही, साथ में कोई हेल्प करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम को क्या बोल सकते हैं अपन, होलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। सिंपल एंजाइम में ओनली प्रोटीन पार्ट इंक्लूड था, जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन पार्ट रहेगा साथ में नॉन प्रोटीन। अब प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट है कि इस एपो एंजाइम के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट कौन कौन सा आ सकता है। फर्स्ट है को एंजाइम, सेकेंड इज कोफैक्टर, थर्ड इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। को एंजाइम, को एंजाइम जो होता है लूजली अटैच्ड रहता है। को एंजाइम जो है लूजली अटैच्ड रहता है किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। लूजली मतलब जो मतलब अपन बोल सकें ढीला हुआ बंधा हुआ होता है, मतलब इसके साथ में वापस एक बार जुड़ा तो अलग भी हो सकता है, तो लूजली अटैच्ड रहता है। और को एंजाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है ये भी लूजली अटैच्ड रहता है एपो एंजाइम के साथ में, बट होता कैसा है, इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट मतलब कार्बनिक स्ट्रक्चर होती है, कार्बन की स्ट्रक्चर होती है। इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या आएगा, जैसे कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ये इनऑर्गेनिक पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कोफैक्टर जो है लूजली अटैच्ड रहते हैं और इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली अटैच्ड रहते हैं एपो एंजाइम के साथ, कि एपो एंजाइम के साथ में जुड़े हुए ही रहते हैं और कैसा नेचर का होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ठीक है। अब अपन डीपली स्टडी करें कॉन्जुगेटेड एंजाइम की। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक तो प्रोटीन पार्ट जो थर्मोलेबाइल होता है, प्रोटीन पार्ट जो थर्मोलेबाइल होता है, और सेकंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो थर्मोस्टेबल होता है। कैसा होता है, थर्मोस्टेबल। प्रोटीन पार्ट थर्मोलेबाइल होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट थर्मोस्टेबल होता है। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। तो द कंप्लीट कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स मतलब एपो एंजाइम को क्या बोला, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्लस कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड होलो एंजाइम बोलेंगे। अब नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्टली अपन बात करें मेटल कोफैक्टर। मैं तीन बताए थे आपको, कोएंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो मेटल कोफैक्टर की बात करते हैं। तो इट इज़ एन इनऑर्गेनिक पार्ट विच आर लूजली अटैच्ड विद प्रोटीनस पार्ट। मतलब जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसके साथ में ये लूजली अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देखूं तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो स्पेसिफिक कोफैक्टर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, केटेलेज, पर ऑक्सीडेज, एकोनिटेज। ये जो एंजाइम है इनके लिए कौन सा कोफैक्टर काम करता है, Fe+2। मतलब Fe+2 कोफैक्टर प्रेजेंट रहेगा
तभी ये एंजाइम काम कर पाएंगे। तो साइटोक्रोम प्लस Fe+2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ऑक्सीडेज प्लस Fe+2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये Cu+2 की प्रेजेंस में भी काम करता है। टायरोसिनेज ये भी Cu+2 की प्रेजेंस में काम करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये Zn+2 मतलब जिंक की प्रेजेंस में काम करता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये भी जिंक की प्रेजेंस में काम करता है। नेक्स्ट बात करें Mg+2, Mg+2 हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, पेप्केज, रुबिस्को, ये Mg+2 की प्रेजेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो है, इसका नाम पहले भी आ गया कि Mg+2 की प्रेजेंस में भी काम करता है और ये K+ की प्रेजेंस में भी काम करता है। इसी प्रकार आर्जिनेज, रिडक्टेज, डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम मैग्नीज की प्रेजेंस में काम करते हैं। नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, नाइट्रेट रिडक्टेज, ये मोलिब्डेनम जो है उसकी प्रेजेंस में काम करते हैं। ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज एंजाइम सेलेनियम की प्रेजेंस में काम करते हैं। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कोफैक्टर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। नेक्स्ट जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है कोएंजाइम। तो कोफैक्टर तो क्या था, लूजली अटैच्ड था, साथ में इनऑर्गेनिक पार्ट था। जबकि कोएंजाइम क्या होता है, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, लूजली अटैच्ड है, ठीक है, बट ऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब स्ट्रक्चर इसकी ऑर्गेनिक नेचर की होती है, मतलब कार्बन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो दीज नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट गेट लूजली अटैच्ड टू एपो एंजाइम ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ हॉलो एंजाइम। कोएंजाइम टेक पार्ट इन ट्रांसफरिंग स्मॉल केमिकल फ्रॉम द वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। तो कोएंजाइम क्या करते हैं कि उस सबस्ट्रेट से कुछ केमिकल सबस्टांस ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो कोएंजाइम जो होता है ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, और ये अपने आप के अंदर चेंज भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पहले से है, कोएंजाइम काम कर रहा है तो ये को सबस्ट्रेट का काम भी करेगा, इसको सेकंड सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, मतलब पहला क्रिया कारक और ये बोलेंगे इसको दूसरा क्रिया कारक, ठीक है। ईच कोएंजाइम रिक्वायर्स ए सेपरेट एपोएंजाइम फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। Many coenzyme are derived as the physiologically active forms the constitute of vitamin B complex। विटामिन B12 है, ठीक है, ये भी एक प्रकार के एंजाइम बनाते हैं। कौन कौन से, जैसे विटामिन B12 कोबेमाइड, पेंटोथेनिक एसिड ये भी एक विटामिन है, ये क्या बनाएगा, को एंजाइम ए थायोल। फोलिक एसिड कौन सा एंजाइम बनाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। नियासिन कौन सा कोएंजाइम बनाएगा, NAD+ या NADP। राइबोफ्लेविन कौन सा कोएंजाइम बनाएगा, FMN और FAD। पायरिडॉक्सिन कौन सा कोएंजाइम ए बनाएगा, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। थियामीन कौन सा बनाएगा, TPP, थियामीन पायरोफॉस्फेट। ये विटामिन से डेराइव्ड होने वाले कोएंजाइम है। अब अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैसे होते हैं, नॉन प्रोटीन होते हैं, पहली बात तो प्रोटीन नहीं होते हैं। दूसरी बात थर्मो स्टेबल होते हैं। तीसरी बात विटामिन से डेराइव्ड होते हैं, मतलब विटामिन से डेराइव्ड, विटामिन से व्युत्पन्न होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं को सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, मतलब इसका फंक्शन कैसा होता है, को सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे NADH2 का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NAD और FAD क्या कर रहे थे, ATP दे रहे थे, तो NADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए थे, FADH2 ने भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रिएक्शन है उनके अंदर भी काम करते हैं, ग्रुप ट्रांसफ़र में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ
एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ को एंजाइम की अगर बात करें अपन, तो को एंजाइम होते हैं वो कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वुज ट्रांसफर दे फैसिलिटेड एज फॉलोज। फर्स्ट है को एंजाइम्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप का ट्रांसफर, कंप्लीट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले को एंजाइम कौन से होते हैं। जैसे मैं बात करूं टीपीपी, थियामीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी ये क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट से एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट क्या करता है, सबस्ट्रेट से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। को एंजाइम ए ये क्या करता है, ये भी एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये तो था ग्रुप ट्रांसफ़र का। सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन, कि को एंजाइम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करने वाले को एंजाइम कौन से होते हैं, बात करें अपन NADP, FAD, FMN, ये तीनों को एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शंस होती है उसमें डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा किसकी प्रेजेंस में, NAD की प्रेजेंस में। ठीक है, NAD क्या करता है, जो भी सबस्ट्रेट है उससे क्या ले लेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र में कौन काम करते हैं, NAD, FAD, FMN वर्क करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम के एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट है अपने पास में NAD, सेकंड है FMN, थर्ड इज़ FAD, फोर्थ इज़ DPN। अपन इनका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, कंप्लीट इसकी फुल फॉर्म देखें तो NAD को क्या बोलते हैं, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेकंड FMN को क्या बोलते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FAD को फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। DPN को क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। THF को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट। TPP को क्या बोलते हैं, थियामीन पायरोफॉस्फेट। PPP को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सल पायरोफॉस्फेट। CDP को क्या बोलते हैं, साइटिडीन डाइफॉस्फेट। UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट। SAM एस एडिनोसिल मिथियोनिन। तो ये जितने भी कोएंजाइम है ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कोएंजाइम के, और ये इनकी क्या है, फुल फॉर्म्स। तो अपन ने कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट का फर्स्ट पढ़ा था कोफैक्टर, सेकंड कोएंजाइम, अब थर्ड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं और टाइटली अटैच्ड रहते हैं प्रोटीन पार्ट, मतलब एपो एंजाइम के साथ में टाइटली अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, इन दिस क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।